कि एस जयशंकर तो वो एक पास विदेश मंत्री है या फेल विदेश मंत्री हुए फिर इस वक्त, क्योंकि अपना नहीं देखना ना, या तो देश का देखना है। अगर ये अंकों की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि जयशंकर एक बहुत सफल विदेश मंत्री साबित हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल सही पिच पर खेल रहे हैं इस वक्त? मोदी जी का एक, मुझे जो पॉलिटिकल करेज चाहिए था, जो भाषणों में, जो जवाब में पॉलिटिकल करेज चाहिए था, तो वो थोड़ा लैग कर रहा है, क्योंकि ये जिस ढंग के जवाब शी जिनपिंग ने अमेरिका को दिए, 56 इंच के सीने वाला जवाब, वो देना चाहिए। अगर देते, टैरिफ तो आपको झेलनी ही है, क्योंकि टैरिफ उसकी डोमेस्टिक मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका अपने हथियार, अपने जहाज, अपने फाइटर प्लेन, अपना असला भारत को बेचना चाहता है, लेकिन जब भारत उस पाकिस्तान पर युद्ध करता है, जिससे हमारा एकमात्र लड़ाई है, उसमें आके तुम रेड फ्लैग दिखाने लग जाते हो कि नहीं, लड़ना नहीं है। अगर मुझे पाकिस्तान से अपने दुश्मन से लड़ना, लेकिन ट्रंप के लिए तो कहा जाता है कि वो लड़ने में बिलीव नहीं करते, वो धंधे में बिलीव करते हैं, पैसा चाहिए उनको। तो धंधा भी चाहते हैं और लड़ाई भी रोकना चाहते हैं, और फिर हमको हथियार भी बेचना चाहते हैं। लड़ाई तो इसीलिए रोक रहे हैं ना, ताकि डील्स अच्छी कर सके, दबाव बना के। हमारे लिए भी यही बोला देश के लिए कि मैंने उनको कहा कि युद्ध रोक दो, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। तो जो ट्रंप के जितने भी विश लिस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ जाती हैं, हमारी जितने भी इंटरेस्ट है उनके खिलाफ जाती है। या तो आप उनको सबको मान लीजिए या देश को बेच दीजिए। ठीक, अगर तमाम इन रिश्तों और डीलिंग्स को देखते हुए ये समझ पा रहे हैं कि भाई भारत जो है वो अभी सही पिच पर चल रहा है। सही पिच पर तो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है, और मेरा हंच है ये, कि कहीं हम ब्लैकमेल में ना आ जाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ा सवाल यह है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अमेरिका को लेकर के जवाब दिया, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की बात पर, जो कि विपक्ष उन पर लगातार दबाव बना भी रहा था, उसके बाद भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ पर जो फैसला अमेरिका ने लिया, और जिस अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ कहा, वो वाकई में कई सवाल खड़े कर रहा है। जिस तरह से ट्रंप ने ये कहा कि भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, मर चुकी है, तो ये तमाम सवाल यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं। इस देश में एक नया बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि जहां पर हमारे देश में सरकार ये कह रही है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और हम तीसरी की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि आज सदन में पीयूष गोयल ने कहा भी कि हम अब तीसरी बन जाएंगे बहुत जल्द। कई देशों के साथ हमारे व्यापार बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें खास तौर से कि अमेरिका की, तो हम अपने तमाम हितों की रक्षा करेंगे, उन्हें ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि 1 अगस्त से भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% आयात शुल्क टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पीयूष गोयल की, तो उनका कहना था 25 की जगह हमारी जो बातचीत चल रही थी वो 10 से 15% की थी। आप अगर अपने घर के लिए कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, या फिर आप अपने जीवन में, आप पर क्या असर पड़ेगा, 140 करोड़ देशवासियों पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप सोच रहे होंगे तो ट्रंप और मोदी जी के बीच की बात है, लेकिन उन दोनों के बीच की बात आपकी जिंदगी पर क्या असर डालने वाली है, ये आज इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। और ये मामला इतना बड़ा क्यों है, ये भी समझ आ जाएगा। साथ ही आपको ये समझना जरूरी है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी देश का प्रेसिडेंट इस तरह के अंदाज में बात करे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हमारे या देश को लेकर। हमारे साथ इस गंभीर चर्चा पर जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी। मुकेश जी, तमाम इन एस्पेक्ट को समझते हैं, चाहे डिफेंस हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारे देश की उस इमेज की बात हो। तमाम बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग देशों के, उन तमाम कार्यक्रमों में आपने सीधे संवाद उनके साथ किए हैं, सवाल उनसे किए हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहला सवाल कि जो ट्रंप जिस अंदाज में बोले भारत और रशिया को लेकर, जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की खुंदक है कि हम उनके साथ हमेशा व्यापार करते, कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। ये असमंजस की स्थिति इंदिरा गांधी के सामने भी थी और आज भी और हमेशा रहने वाली है। लेकिन इस परिस्थिति में ये बोलना कि इनकी अर्थव्यवस्था तो मर चुकी है, दे हैव डेड इकोनॉमी, मतलब ऐसे कैसे आप अपने हमारे देश को डिमीन किया क्या? इसका मतलब सीधा नीचा दिखाया। जहां तक मैकडोनाल्ड ट्रंप के जो बयानों का सवाल है, आप मैकडोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानों का सवाल है, वो
उसको अब लोगों ने पूरी दुनिया में, भारत छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया के लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है, क्योंकि वो व्यक्ति जो कहते कुछ है, करता कुछ है, और बाद में जो उनका रुख होता है वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन का, रिपब्लिकन्स का, उसके कदम कुछ और होते हैं। तो ये मान लीजिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बयान एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष के नहीं है जो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष होता है। वो एक संगठित माफिया जो होता है, माफियागिरी वाले बयान उस व्यक्ति के दिखाई देते हैं, और जो उस व्यक्ति को ठीक से करारा जवाब दे सकता है, उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप झुकता भी है, ये बिल्कुल साफ है। मैं इसके उदाहरण गिना सकता हूं आपको। अच्छा। जेलेंस्की जैसा आदमी जो सिर्फ यूक्रेन में युद्ध झेल रहा है, 3 साल से जो पुतिन का मुकाबला कर रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने झुकाने की कोशिश की ओवल ऑफिस में, लाइव कैमरे के सामने उस व्यक्ति को झुकाने की कोशिश की। लेकिन मैं जेलेंस्की को हैट्स ऑफ करता हूं कि उस व्यक्ति ने साफ साफ एकदम मुकाबले से बात की और कहा कि हम आपसे तुरंत डील नहीं कर सकते। साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट को देखी थी, रामफोसा को, उसको झुकाने की कोशिश की, और रामफोसा ने बहुत बहुत एरोगेंट वे में डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया कि बॉस, हमारे पास आपको गिफ्ट करने के लिए कार नहीं है यूएई के प्रेसिडेंट की तरह, तो आप जो बोलना चाहते हैं बोल दें, हम लोग आपके बोलने से डरने वाले नहीं हैं। ये वो दो मैं राष्ट्राध्यक्ष गिना रहा हूं। ठीक है। तीसरा जो हमारे प्रधानमंत्री का अगर सवाल आए तो सीधे सीधे आमने सामने ऐसा कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने विक्रम मिश्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो कनाडा से की थी। जी। उसमें प्रधानमंत्री की ओर से विक्रम मिश्री ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री अमेरिका लौटते समय अमेरिका रुक जाएं, तो हमने कहा कि अभी ऐसा संभव नहीं है, हम लोग आने के मूड में नहीं है, हम लोगों का बीच में मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव नहीं आया। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिश्री ने बहुत की थी। लेकिन अफसोस मुझे ये है कि ये बात कहने के लिए मुझे विक्रम मिश्री का सहारा क्यों लेना पड़ता है। ये इस देश के बड़े राजनीतिक नेतृत्व के मुंह से अमेरिका को संदेश जाना चाहिए था। और अगर हमको 25% टैरिफ ही झेलनी है, जिसका मुझे अंदाजा था, क्योंकि उसके दो तीन पहलू हैं, वो इकोनॉमिक पहलू है इसके, स्ट्रैटेजिक पहलू है, पॉलिटिकल है। मैं एक एक करके उस पर आऊंगा। लेकिन जी। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया होता, और राहुल गांधी के माध्यम से, जो राहुल गांधी ने उनको ललकारा था कि आप सदन के सामने बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, मध्यस्थता के जो दावे हैं वो झूठे हैं, अगर हमारे प्रधानमंत्री ने इस ललकार को, एक तरह से एक हाफ बॉली थी जो राहुल गांधी ने दी थी क्रिकेट की भाषा में कहूं तो, उसको अगर जोरदार ढंग से खेल के अमेरिका की पिच पर पहुंचा दिया होता, तो ये 25% तो टैरिफ लगनी ही थी आपके ऊपर, लेकिन आपका कद बहुत ये ऊंचा तो हो जाता। ऑलरेडी प्लानिंग में आ चुका वो था तो ये सब। प्लानिंग में आ चुकी थी, वो तो लगभग कम की है उसने, वो लेकिन ये 26% बोला अनाउंस था। जो उन्होंने किया ठीक मोदी की स्पीच के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट को 1 घंटा इंतजार कराया और फिर उसके बाद मैंने फोन पे उनसे बात की, ये सब जो चीजें बोली, उसकी ठीक एक देखिए, दिन के बाद में ये फैसला सामने आ जाता है। जो प्रधानमंत्री ने जेडी वांस के बारे में कहा कि उनका फोन आया था और भारत ने उनको बता दिया था कि अगर पाकिस्तान ये करेगा तो हम उससे दुगना जवाब देंगे, ये बात पुरानी ब्रीफिंग्स में आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोई नया खुलासा नहीं किया था। 1 घंटा फोन पर वेट की, ये एक नई बात है, और ये एक तरह का एक रीबफ भी था, एक बहुत बड़े तरीका से अमेरिका के लिए। लेकिन अगर वो बोल देते कि जो मतलब थोड़ा डोनाल्ड एक ट्रंप, एक सीधा जवाब देने की कोशिश की उन्होंने, 1 घंटा इंतजार कराने वाली बात अपने देश के सामने बता के अमेरिका को थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश की। आईना दिखाने की कोशिश की, और थोड़ा सा और इस आईने को थोड़ा और साफ कर देना चाहिए था कि हाँ। कुछ, अगर, और मैं अपने विक्रम मिश्री के, अपने विदेश सचिव के उस कनाडा के वार्तालाप में पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें भारत के और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं हुई किसी तीसरे देश की, और जो इस तरह के दावे हैं वो झूठे हैं सरासर। उसमें जाता क्या था आपका? ठीक है।
जो लेकिन राहुल गांधी बावजूद इसके भी तो इन्होंने ठीक एक दिन के बाद में टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। टैरिफ का अनाउंसमेंट होना ही था, उसमें कोई मुझे दो राय नहीं है, क्योंकि जो हम लोग हैं, हमको उम्मीद ये थी कि मिनी डील होएगी, जो एक फाइनल ट्रेड डील होनी है अमेरिका के बीच में। मिनी डील नहीं हो पाई, और मिनी डील नहीं हो पाई तो वो टैरिफ लगाना उनका एक मजबूरी थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर इनके पूरे इम्प्लीकेशंस देखे जाएं तो भारत के लिए इम्प्लीकेशन कम है, अमेरिकन के लिए वो ज्यादा है। मैं इसी बात पे आने वाली थी मुकेश जी। हमारे देश की 140 करोड़ की जो जनता है उस पर क्या असर पड़ेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? मेरे देश की 140 करोड़ जनता पर असर आए ना आए, लेकिन अमेरिका पर तुरंत असर आएगा। यहाँ के जो जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उन पर असर आ सकता है, क्योंकि उनके इंपोर्ट कर्व हो सकते हैं। वो एक छोटी सी एक एक जाति है जिस पर ज्यादा असर नहीं आ रहा है। और कल से हम लोगों की जो आशंका थी कि मुंबई और स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी टूट के गिर जाएंगे, भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा आज, उसमें कोई ज्यादा उथल पुथल दिखाई नहीं दी। तो भारत का ट्रेड पर, भारत की इकोनॉमी पर उसका सीधा कोई इस बैरोमीटर पर, उसके मीटर पर कोई असर नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि भारत से 40% जेनेरिक ड्रग्स अमेरिका निर्भर करता है, और ये वो सेक्टर है जिसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मीन्स अगर आप कोई जेम्स एल ज्वेलरी के मामले में भारत पर वो निर्भर है 30%, अगर वो उसको पहनना बंद कर दें तो दिक्कत नहीं है, कपड़ा पर जो निर्भर है उसका नहीं है। लेकिन जेनरिक दवाओं पर, जिनका 40% अमेरिका इंपोर्ट करता है इंडिया से, अगर वो 25% इंक्रीज करते हैं टैरिफ, तो अमेरिका को तो इंपोर्ट करना ही होगा। वो वहां की जनता को लेकिन 25% अगर हम इसके दीर्घकालीन असर अगर हम देखें अपने खुद के देश में, दीर्घकालिक अगर असर देखते हैं तो वो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगे? उनको क्या होगा ट्रेड वो छोड़िए, वो कैसे मैनेज करेंगे वो, हमें अपने देश का भी देखना है कि हमारी परिस्थिति क्या है। हम चौथी अर्थव्यवस्था है और आज पीयूष गोयल ने बोला कि हम तीसरी बन जाएंगे जल्दी। अमेरिका और भारत की अगर सिंगल आईना को देखिए, तो भारत और अमेरिका के बीच में इस समय कारोबार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मिला के। उसमें से 7 लाख करोड़ का इंपोर्ट अमेरिका करता है, और भारत को वो 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत के इंपोर्ट पर वो 25% ड्यूटी और बढ़ा देता है, और पेनल्टी जो जो रशिया के साथ संबंध रखने की जो पेनल्टी है, जिसका अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है, जिसका कैलकुलेशन हम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो अमेरिका का ग्राहक, अमेरिका का कंज्यूमर सबसे पहले प्रभावित होने वाला है। वो अमेरिका निर्भर करता है कारों के हिस्से पुर्जे के मामले में लगभग 32%। वहां पर अगर आप 32% इंक्रीज, 25% इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली किसको नुकसान वहां पर हो रहा है? अमेरिकन कस्टमर को, अमेरिकन कंज्यूमर को जेनेरिक दबाव पर 25% तुरंत ज्यादा देना होगा। आपको कपड़े नहीं पहनने इंडिया के, कोई बात नहीं, लेकिन दवाएं तो इंडिया की खानी ही है। तुरंत का असर अमेरिका पर है। ट्रेड इम्बैलेंस अगर आपको दूर करना है कि भारत का इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, 7 लाख करोड़ के बजाय वो 5 लाख करोड़ पे आ जाएगा, हमारा 2 लाख करोड़ बढ़ जाएगा, तो उसके लिए अभी कम से कम 3 से 4 महीना का वेट करना पड़ेगा इम्बैलेंस दूर करने के लिए। और तब तक तो भारत, जो अभी अक्टूबर नवंबर में जो डील होनी है भारत और अमेरिका के बीच, तो इस 25% टैरिफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि एक बड़ी ट्रेड डील होने के लिए इस समय ये एक जैसे किसी भैंस से ज्यादा दूध लेने के लिए इंजेक्शन लगाया करते हैं कोई, जो हमारे ग्वाले लोग हैं। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी बिल्कुल सही पिच पर खेल रहे हैं इस वक्त? मोदी जी का एक, मुझे जो पॉलिटिकल करेज चाहिए था, जो भाषणों में, जो जवाब में पॉलिटिकल करेज चाहिए था, तो वो थोड़ा लैक कर रहा है। क्योंकि ये जिस ढंग के जवाब शी जिनपिंग ने अमेरिका को दिए, 56 इंच के सीने वाला जवाब वो देना चाहिए। अगर देते, टैरिफ तो आपको झेलनी ही है, क्योंकि टैरिफ उसकी डोमेस्टिक मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की। अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बता देना चाहता है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति में मैं अभी चल रहा हूं, और उसमें मैं परवाह नहीं करूंगा चाहे वो इंडिया जैसा देश हो जिस पर हमारी काफी निर्भरता है। तो वो 25% तो लगाना ही था उस व्यक्ति को। लेकिन
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप को झेलनी पड़ी है, आपको लगता होगा राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता है, लेकिन उनके लिए इंडिया की संसद से लगातार एक आदमी को, हमारा देश का एलओपी जितना लीडर कह रहा है कि झूठा है बोलो, डोनाल्ड ट्रंप झूठा है बोलो प्रधानमंत्री। लेकिन जो अमेरिका को उम्मीद थी शायद, और वो डोनाल्ड ट्रंप को भी रही होगी, वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो या पूरी सत्ता है वो उसको डिफेंड करने के लिए आएगी कि नहीं नहीं, आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठा मत बोलिए, ये बड़े बहुत बड़े राष्ट्रपति हैं, इनसे हमारे कारोबार के संबंध है। वो उनको दिखाई नहीं दिया। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है इसका, कि भारत ने पिछले कुछ दिनों में यूके के साथ एक बड़ी अच्छी ट्रेड डील की, और ये बताया कि हमारे जो वी आर नॉट पुटिंग ऑल आवर एग्स इन वन सिंगल बास्केट। दूसरा, शी जिनपिंग के साथ जो या चाइना के साथ जो संबंध सुधरते दिख रहे हैं, या ब्रिक्स में नरेंद्र मोदी की हिस्सेदारी है, जो ब्रिक्स तो लगभग ऐसा है जिसको जैसे कि सांड को लाल कपड़ा दिखाते हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के लिए ब्रिक्स की ग्रुपिंग है। वो ब्रिक्स में जो भी खड़ा दिखाई देता है तो उनको रशिया और चाइना दिखाई देने लगता है। हाँ, वहां से भी एक बड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन उनके लिए पैदा हुई ट्रम्प के लिए। लेकिन एक वो बड़ा बहुत सवाल बड़ी ये है कि रशिया के साथ हमारे जो व्यापार है, जो हमारी आम डील्स हैं, हमारे तमाम तरह की और भी बड़ी डील्स हैं जो कि सालों से दशकों से चलती आ रही हैं, और अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि हम उसकी तरफ ही ज्यादा डील करें और रशिया से ना करें। और ये कोई नया आलाप नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो इसमें कहाँ पर मुझे आपको तो लग रहा इससे है बड़ा पैराडॉक्स कोई दिखाई नहीं देता। अमेरिका अपने हथियार, अपने जहाज, अपने फाइटर प्लेन, अपना असला भारत को बेचना चाहता है, लेकिन जब भारत उस पाकिस्तान पर युद्ध करता है जिससे हमारा एकमात्र लड़ाई है, उसमें आके तुम रेड फ्लैग दिखाने लग जाते हो कि नहीं, लड़ना नहीं है। अगर मुझे पाकिस्तान से या अपने दुश्मन से लेकिन लड़ना ट्रम्प के लिए नहीं, तो ये कहा जाता है कि वो लड़ने में बिलीव नहीं करते, वो धंधे में बिलीव करते हैं, पैसा चाहिए उनको। तो धंधा भी चाहते हैं और लड़ाई भी रोकना चाहते हैं, और फिर हमको हथियार भी बेचना लड़ाई तो चाहते हैं। इसीलिए रोक रहे हैं ना, ताकि डील्स अच्छी कर सके, दबाव बना के। हमारे लिए भी यही बोला तो देश के लिए कि मैंने उनको कहा कि युद्ध रोक दो, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूंगा। अब व्यापार के नाम पे उन्होंने 25% क्या टैरिफ लगा दिया, 10-15 पे अगर बात हो रही थी, और ये युद्ध रोकने के पीछे का क्रेडिट वो लेने चाह रहे थे। तो ये क्रेडिट इंडिया अगर दे देता और ये टैरिफ डील क्लोज कर लेता, तो इस ये कौन सी मतलब मैं समझ नहीं पा रही कि ये भी ट्रम्प की तरफ से भी, कि वो कौन सा इस बात से अनुभूति ले लेते कि वो एक विडंबना क्रेडिट मिल ये गया है और कि डील आप कर लेंगे। इससे भारत, मैं बताइए। कह रहा हूं कि आप पैराडॉक्स देखिए इस शख्स के, कि वो हमसे कहते हैं कि हमारा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 हम आपको देना चाहते हैं, आप खरीद लीजिए। वही डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध ना हो। तो मैं अगर F-35 लूंगा तो मैं किसको, क्या शो केस करने के लिए है या 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने के लिए वो प्लेन है? आप चाहते ही ये हैं कि भारत को टैरिफ से डरा जाए। रूस के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं, उनके साथ इक्विपमेंट की जो रिश्ते हैं, उनको दूर कर दिया जाए और हम उधर की तरफ झुक जाएं। आप ये भी चाहते हैं कि हम रूस से तेल लेना बंद कर दें, और फिर आप ये भी चाहते हैं कि हम ईरान से तेल लेना बंद कर दें। तो जो जो ट्रंप के जितने भी विश लिस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ जाती हैं, हमारी हमारी जितने भी इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ जाती हैं। या तो आप उनको सबको मान लीजिए या देश हित को बेच दीजिए। ठीक। अगर आप तमाम चाइना तमाम इन रिश्तों और डीलिंग्स को देखते हुए ये समझ पा रहे हैं कि भाई भारत जो है वो अभी सही पिच पर चल रहा है। सही पिच पर तो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है, और मेरा हंच है ये, कि कहीं हम हाँ। ब्लैकमेल में ना आ जाएं, अच्छा। और जिसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। जैसे कि भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान एम का बना रहा है, एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट फाइटर जेट। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग मर्मरिंग सुन रहे हैं कि भारत जब तक वो प्लेन बनाता है तब तक हमको कहीं ना कहीं से 5वीं पीढ़ी के कुछ स्क्वाड्रन, यानी कि 1-2 स्क्वाड्रन खरीद लेने चाहिए। मुझे ये लगता है कि अमेरिका कहीं ये हमको प्रेशर में लेके वो F-35 विमान बेचने में कामयाब ना हो जाए, हाँ, जिसका क्योंकि प्रेशर काफी टाइम से है। बहुत टाइम से है, और अमेरिका प्रेशर कहीं और डालता है और कहीं से वो डील कहीं और करना चाहता है। ये उनकी पुरानी टैक्टिक्स हैं। लार्जर ट्रेड डील में मुझे लगता है कि वो फाइनल ट्रेड डील में जो इस 25 टैरिफ जो अक्रॉस द बोर्ड वो लगाना चाहते हैं, हाँ। उसको हटा के अगर उन्होंने भारत को इस बात के लिए राजी कर लिया कि आप एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट्स और हमारे जितने भी
जो मेडिकल डिवाइसेज हैं उनको अमेरिका की कंपनियों के लिए आप अपने दरवाजे खोल दोगे तो वो बहुत बड़ा फ्लड गेट होगा। और अगर ये ब्लैकमेल में भारत आया तो बहुत बड़ा नुकसान में होगा। आज के जो ठीक है। बयान हैं आज के बयान हैं बहुत जेनेरिक हैं पीयूष गोयल के। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस जो टैरिफ का मुकाबला हम कैसे करेंगे। उनके बयान वही हैं कि हम एक ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहे हैं। इस नेगोशिएशन में हमको देखना ये है कि हम जो ट्रम्प ब्लैकमेल पैटर्न है उससे हम बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं। हम्म। लेकिन या हमारे देश का रुपये अभी पहले ही परिस्थिति इस तरह की है। जब देश की ग्रोथ की बात होती है और कहीं फेलियर्स की बात आती है तो सदन में हमारी वित्त मंत्री कह देती हैं कि ये तो इंटरनेशनल रिसेशन टाइम चल रहा है, पूरे आर्थिक मंदी का वक्त चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारा रुपया इसकी वजह से अगर गिरता है, और तो क्या हमारा देश इस परिस्थिति को झेल सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है मुकेश जी। मुझे लगता है कि हम लोगों को कहीं जाके दो बैलेंस करने होंगे, एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस और एक इकोनॉमिक बैलेंसिंग। इकोनॉमिक राइट। बैलेंसिंग में कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, अपने जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर है उसको अगर बचा के रखते हैं, वो भी अपनी ग्रुपिंग्स को इंटरनेशनल, हमारी ब्रिक्स में हिस्सेदारी, हमारी एससीओ में हिस्सेदारी, हमारे रशिया संबंध और जो चाइना के साथ आपकी नॉर्मलाइजेशन है, अगर उसको इंटैक्ट रखते हैं तब तो आप ये माना जाएगा कि एक एनलाइटेड इंटरेस्ट वाली कंट्री हैं जो अपने अपने नेशनल इंटरनेशनल हितों को दांव पर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्लैकमेल में आते हैं किसी भी तरह से, और जिसकी संभावना मुझे ज्यादा लग रही है कि हम लोग कहीं अपने लिए दरवाजे तो नहीं बंद करते जा रहे हम, और वो उसका कारण ये है कि हमारा जो जो विदेशी प्रतिष्ठान है उसके झुकाव रशिया चाइना की तरफ ना होकर अमेरिका की हम्म। तरफ ज्यादा हो जाते हैं। वो हम्म। इस वजह से भी क्योंकि उनके पारिवारिक हित, उनके निजी हित कहीं ना कहीं जाके अमेरिका प्रेम में बह जाते हैं। इस अगर इसको इन इसको थोड़ा सा दो लाइन में एलाबरेट कर देंगे आप, ये पारिवारिक और निजी हित को? बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। अगर आप पूरा का पूरा खंगाल लगाइए कि हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे अफसरों के और हमारे बड़े लीडरों के हित कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, तो आप पाएंगे कि उनके बच्चे रशिया में नहीं पढ़ते। हम्म। उनके उनके जो हित हैं, उनके जो जितने भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या पारिवारिक इंटरेस्ट हैं, वो चाइना में नहीं है और उनके हो भी नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका एक ड्रीम डेस्टिनेशन है उनके लिए। अमेरिका ने उनको बहुत बहुत लंबे समय तक पाला पोसा है कि किसी तरह से हमारी जो डिप्लोमेसी है वो मतलब हमारी इन्वॉल्वमेंट उनके साथ डे टू डे में बहुत ज्यादा अंदर जा चुकी है। बहुत ज्यादा है। और और वो अगर उनको अपने हित कुर्बान करते हुए लगते हैं तो वो देश हित को कुर्बान करने में शायद ज्यादा आसानी आपने एक बहुत बरतेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दिया है ये। अभी मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है, एक तो रशिया के साथ में डील हमारी जो चलती है, मतलब हमारी जो डील्स हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हमारी बड़ी डील जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक हिस्सा वो है। एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि अगर ये टैरिफ बढ़ जाता है तो बहुत सारी हमारी एमएसएमई पर, हमारे उद्योगों पर, कई चीजों पर असर पड़ेगा, लेदर पर, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ेगा, केमिकल पर और आईटी सेक्टर पर। ये तमाम असर जो पड़ेगा, इसकी वजह से कई चीजें महंगी हो जाएंगी हमारे देश में। पहले ही अभी हम बहुत उस उठान की तरफ नहीं चल रहे हैं जहां पर हमें होना चाहिए। यूं तो हम चौथी अर्थव्यवस्था हो गए। अब जगदीप धनखड़ जी की बात मुझे यहाँ याद आ जाती है, जब चौथी अर्थव्यवस्था हुए थे तो उन्होंने कहा था चौथी अर्थव्यवस्था को नहीं देखना है, देखना ही है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि नहीं। तो अब ये वाले भी सवाल जो है अब तो वो भी गुम हो गए हैं धनखड़ जी के, वो कहाँ से बोलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि एक ये वाला एस्पेक्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट। वहीं पर आपने एक और ये बात बता दी कि पारिवारिक लोग के, हमारे नेताओं के कई परिवार बसे हुए हैं, उनके बच्चे बसे हुए हैं, ये भी पॉइंट देखना पड़ेगा यहाँ पर। एक तरफ यहाँ पर ईगो फाइट भी चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान वाला इशू चल रहा है, एक तरफ चाइना वाला। तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से इस डिप्लोमेसी के बीच में फंसी हुई हैं चीजें। यहाँ एक ये कॉल लेना और इससे बचाव में आना, या अपने हिस्से में लाके अमेरिका को खड़ा करना, ये बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका एक तरफ ये बोलता है कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, भारत मेरा मित्र है, तो उससे पहले वो ये बोल देते हैं कि आई लव पाकिस्तान। मुझे लगता है विनीता, हम लोगों को अपनी डिप्लोमेसी इवॉल्व करने के लिए एक नया सेक्शन जोड़ना पड़ेगा।
और वो डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी फेल हो रही है इसका मतलब अभी तक? नहीं, वो फेल्योर नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने एमईए में एक डिपार्टमेंट साइकोलॉजिकल एनालिसिस का भी रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों की साइकोलॉजी उस और कम से कम ट्रम्प इरा शुरू होने के बाद सर, कि आपको इतना इस लंबा अनुभव है फॉरेन पॉलिसी और तमाम चीजें कवर करने का, मैं ये जानना चाह रही थी कि एस जयशंकर का सदन में दिया गया भाषण से आप कितने संतुष्ट हैं? एस जयशंकर, मुझे नहीं लगता कि उतना करेज के साथ अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका से खुल के बोल पाएंगे, क्योंकि वो खुद वहां पर बहुत समय तक एक लंबे करियर डिप्लोमेट रहे हैं। अमेरिका में अमेरिका में उनकी लगभग डिप्लोमेटिक परवरिश हुई है। तो तो वो ऐसे एक में एक एक पास विदेश मंत्री है या फेल विदेश मंत्री हुए फिर इस वक्त? क्योंकि अपना नहीं देखना ना, या तो देश का देखना है। अगर ये अंकों की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि जयशंकर एक बहुत सफल विदेश मंत्री साबित हो रहे हैं। वो भले ही मैं जो इंडिया फर्स्ट का नारा रहा हो, नेबरहुड फर्स्ट का नारा रहा हो या इंटरनेशनल लेवल पर रहा हो, खुद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी खुद अगर इवेल्युएट करेंगे कि वो 7 दिन के लिए अमेरिका गए थे, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया था। बिल्कुल। और 6-7 दिन के दौरे पर खुद जयशंकर वहां पर गए थे और फिर भी वो इनविटेशन हम लोग हासिल बहुत नहीं कर देर से। पाए थे। हाँ। उसके उसके बाद जो चाइना के साथ रिलेशन है वो जानते ही हैं। बांग्लादेश के साथ जो गूफ अप हुआ है आपके सामने है। शेख हसीना उनकी हमारे घर में बैठी हुई हैं और राइट। एक इतना जो 1971 के बाद जिस देश को हमने अलग किया था, अलग बनाया था, आज वो पाकिस्तान की गोद में, चाइना की गोद में बैठा हुआ आज वो भी दादाजी हमारे लिए खतरा बन चुका है। खतरा बन चुका है। श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते क्या है, म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते क्या हैं, भूटान चाइना के साथ अपने संबंध बहाल करने के अगर मूड में दिखा रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इनका ट्राइलेटरल डायलॉग देखने को मिल रहा है और हम लोग अफगानिस्तान पर कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। रशिया जिसके साथ हमारी दोस्ती है वो उसको डिप्लोमेटिक संबंध बहाल कर चुका है और हम लोग अभी इसी क्रम में है कि तालिबान को हम लोग मान्यता दें या ना दें शासन को, और उसको पाकिस्तान की गोद में जाने दें या चाइना की गोद में जाने दें। मुझे नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हम लोग अच्छी दिशा में बढ़ पा रहे हैं। एक एक बहुत अच्छा विदेश सचिव के रूप में जयशंकर का कार्यकाल रहा है। वो एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट साबित हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे विदेश मंत्री साबित नहीं हो पा रहे हैं। हमको इन दोनों पदों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि एक लीडरशिप की पोजीशन वाला विदेश मंत्री हो, जो ब्यूरोक्रेसी को चलाता हो और जी। पॉलिटिकल जिसकी अंडरस्टैंडिंग ये हो कि मेरा देश के एनलाइटेंड इंटरेस्ट क्या होंगे। बहुत अच्छी जी। इंग्लिश और बहुत अच्छी डिप्लोमेसी हम्म। से देश इतना नहीं फ्लरिश करता जितनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल विजन से करता है। तो कि कहीं हम लोग एक ब्यूरोक्रेट को विदेश मंत्री बनाने का फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। ये उतना सही, मतलब इतना मुनासिब सेटअप नहीं हो पाया है, क्योंकि ना तो वो उस ग्रेविटी को लेकर के चल पा रहे हैं, ना ही वो तमाम तरह के फैसले ले पा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर होम मिनिस्टर हमको किसी आईपीएस ऑफिसर को बना देना चाहिए, मेरा कहना राइट। ये है। ये भी सही है। या कोई विदेश आपको अगर कृषि मंत्री अगर आपको बनाना है तो वो किसी शिवराज सिंह चौहान को मत ढूंढ के लाइए, किसी स्वामीनाथन को ढूंढ के लाइए हाँ, आप, या किसी कोई ऐसा आईआईटी को लेना पड़ेगा। आईआईटी को लेके आइए। सरकार का कंसेप्ट बिल्कुल अलग होता है, जिसको हम लोगों ने या तो आप पीएमओ ड्रिवन कैबिनेट में आप चाहते ये है कि सारा कुछ मैं करूं और बाकी लोग जो हैं वो एक विशेषज्ञ की भूमिका में रहें, लेकिन ये हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं हो सकती। आपको अगर होम मिनिस्टर आपको एक बड़ा अच्छा करियर पॉलिटिशियन चाहिए अमित शाह के रूप में, तो जो गृह मंत्रालय की समझ है वो तो किसी बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर को या इंटेलिजेंस ऑफिसर को होगी। हम वो तो नहीं ऑप्ट कर रहे हैं ना। तो फिर विदेश मंत्री के लिए हमको विदेश सचिव क्यों चाहिए? सुषमा हम्म। स्वराज कौन से स्कूल में पढ़ी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। किसी किसी आईएफएस में तो वो नहीं थी ना, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी विदेश मंत्री साबित हुई थी। तो बिल्कुल। हमको लगता है कि, और ये बहुत लार्जर क्वेश्चन है, लार्जर क्वेश्चन को मैं थोड़ा और फोकस कर देता हूँ
कि जयशंकर से जो अमेरिका पॉलिसी की उम्मीद है, जिस हार्ड नेगोशिएटेड अमेरिका पॉलिसी की उम्मीद है, हम लोगों को अमेरिका सेंट्रिक एक अलग से फॉरेन पॉलिसी रखनी होगी और उसमें एक उनके साथ तकड़े मोल भाव करने वाले हमको जो इकोनॉमिक जो एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको बहुत तकड़े मोल भाव जो ट्रम्प कर रहा है हमारे साथ, जी उनको सामने रखना होगा। पीयूष हम्म। गोयल और जयशंकर को दोनों को मिल बैठ के कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी रिवाइज करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प का ब्लैकमेल हम पर हावी ना हो। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखने वाली है कि आने वाले दिनों में ये जो चीज शुरू हुई है, एक व्यापारिक युद्ध जो शुरू हुआ है, ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये युद्ध से भी ज्यादा बड़ा लॉस कर सकता है अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो। खास तौर से अगर बात की जाए भारत की, जो कि तमाम उन फैसलों पर अभी आधारित है जहां से हमें एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है मोदी सरकार यूके डील पर, वहीं पर यूएस ने पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरा पानी फेर दिया पूरी परिस्थिति को लेकर के। उसकी चर्चा इतनी नहीं हो पाई जितनी अब ये बैकफायर कर गई हैं चीजें। हालांकि विपक्ष भी इस पर बहुत खुल के अभी नहीं बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष ये इस वक्त पूरी परिस्थिति को देख रहा है, क्योंकि यहाँ देश की बात है। अगर वो कुछ भी बोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ सरकार को दोष नहीं देगा, वो देश के लिए भी कुछ ना कुछ शब्द यहाँ से निकलेंगे ही। इसलिए शायद बहुत ज्यादा कुछ विपक्ष से भी नहीं निकल रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के एक नेता है, वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, उन्होंने तो ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज रॉन्ग। जहां पर राहुल गांधी ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, या आप बोल के दिखाइए, वही राजीव शुक्ला ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इज रॉन्ग, यानी कि राहुल गांधी से इतर लाइन लेते हुए राजीव शुक्ला ने ये बात कह दी है। खैर, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कुछ राजनीति में होता रहे, कोई परेशानी नहीं। ये असर अगर आम जन पर आने लगेगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। और उम्मीद है कि सरकार वक्त पर ऐसे फैसले ले जिसका असर जनता तक ना पहुंचे, खराब असर कम से कम नहीं पहुंच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आपके बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने निष्पक्षता के साथ में बताई हैं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। ऐसे ही विचार लोगों तक पहुंचने भी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।